8 हॉस्पिटल पे फ़ोन किए थे आईसीयू बेड के लिए, लेकिन 8 की 8 जगह पे बोला गया कि हमारे पास में ऑलरेडी वेटिंग चल रहा है, ओवर फ्लडेड पेशेंट है, आईसीयू बेड नहीं है, इवन O2 का बेड भी नहीं मिला मुझे। दिवसापासून मीडियामध्ये पण मेसेज फिरत आहे आणि मला व्हॉट्सअपवर येत आहे की सर बेड अवेलेबल नाही आहे. त्यामुळे जेव्हा मी ग्राउंड झिरोवर जाऊन जेव्हा बघितलं, मी स्वतः जाऊन आलो आणि मी काही व्हिडिओ पण पोस्ट केलेले आहे की बेड खाली आहे. आणि आखिर प्रशासन ने अपनी मनमानी करते हुए नांदेड़ ज़िले में कंप्लीट लॉकडाउन और कर्फ्यू या संचारबंदी लागू की हुई है। और मुझे लगता है कि संचारबंदी के ये 3 दिन प्रशासन को जो अपेक्षित था वो हिसाब से मेन रोड और मेन मार्केट को बंद कराने में प्रशासन भले कामयाब हो गया है, लेकिन गली और मोहल्लों में लोगों को घरों में कैद करने में शायद उस हद तक कामयाब नहीं होगा, क्योंकि लोगों के अंदर इस बार जो सवालात लोगों के जहन में, जब तक उसके सवाल नहीं मिल जाते और लोगों में जब तक अवेयरनेस नहीं आएगा, तब तक ये पूरी तरह कंप्लीट चैन तोड़ने का जो दावा यहाँ पे किया जा रहा है वो किस हद तक मुमकिन है, ये अपन टेस्ट के ऊपर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। सही मायनों में अपने मुल्क में 15 फरवरी के बाद कई ज़िलों के अंदर कोरोना के पेशेंट बढ़ने की, जिसको दूसरी लाट बोला जा रहा है, तो ये दूसरी लाट जो है 15 फरवरी से ही मुल्क में अलग अलग ज़िलों में देखने को मिल रही थी। नांदेड़ में ये ज़्यादातर 1-2 मार्च के बाद में पेशेंट बढ़ने का, लेकिन थोड़े थोड़े से पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो नांदेड़ में तकरीबन 10 या 15 मार्च तक भी बहुत ज़्यादा प्रशासन संजीदा नहीं था। 15 फरवरी से 15 मार्च तक प्रशासन की तरफ से जो कोताही हुई, इसके वजह से लोगों के अंदर कम्युनिटी लेवल पर ये स्प्रेड हो चुका है इन्फेक्शन। और उस वजह से 15 मार्च के बाद में, जिसको हम एक ज़्यादती वाला फ़ैसला मानेंगे लॉकडाउन का, ऐसे फ़ैसले प्रशासन ले रहे हैं। लेकिन इन सब फैसलों के पीछे हुकूमत जो है महाराष्ट्र की, वो पूरी ताकत से खड़ी हुई है और ये हुकूमत की तरफ से दी गई गाइडलाइन को एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो करता है। अब इन 3 दिनों के अंदर 24 तारीख को रात से लॉकडाउन लगा, तो 25, 26 और 27 ये 3 दिन हो गए। हम ये मान लेंगे कि 25 तारीख को जो भी रिपोर्ट आए थे वो 24 का ही कलेक्शन है जो जाता है, और 25 के दिन भर आए वाली रिपोर्ट जो है वो 24 का ही कलेक्शन था, ऐसा हम मान लेते हैं। लेकिन लॉकडाउन होने के बाद 25 तारीख का जो कलेक्शन था, हो सकता है वो 26 को उसकी रिपोर्ट आई, और 26 का जो कलेक्शन था उसकी 27 को आई, और आज दिन भर जो कलेक्शन हुआ होगा उसकी कल आएंगी। इसमें जो एक डिफरेंस हमको देखने को मिला है कि 26 मार्च को 4275 सैंपल कलेक्ट किए गए टेस्ट के, जिनमें से 2442 निगेटिव थे। और जब 4275 में 2442 निगेटिव है, तो इसका मतलब है 1833 बचे, और जो 1833 बचे हैं उनमें पॉजिटिव पेशेंट जो थे कल शाम के फिगर के, वो 970 थे। इसका मतलब है कि 863 रिपोर्ट ऐसी है जिनका कोई रिजल्ट ही नहीं है, ना तो वो निगेटिव में आई हैं ना वो पॉजिटिव में आई। चलो मान लेते हैं कि 863 के 863 पेंडिंग थे, जो कल रात में पेंडिंग रिपोर्ट में शामिल हुए। आज के जो आंकड़े आए हैं अभी कुछ देर पहले, वो है 4257। पहली चीज़ गौर कीजिए कि कल की टेस्टिंग से आज की टेस्टिंग ऑलरेडी 20-25 टेस्ट कम है, कल से आज के टेस्ट कम है। और उसमें 4257 में निगेटिव आए 3061 और बचे 1196। 1196 में पॉजिटिव पेशेंट है 1073, यानी 123 लोगों की पेंडिंग रिपोर्ट है या फिर वो टेस्ट नहीं हुए हैं। अब सवाल ये है कि आज जो रिपोर्ट आई है 4257 की, जो कल के टेस्टिंग से कम है, उस कम टेस्ट के अंदर भी जो डिफरेंस था 863 का, वो कहाँ गया? वो या तो आज भी पेंडिंग कंटिन्यू होने चाहिए था, या अगर वो पेंडिंग नहीं है तो ये मान लो कि आज की जो 4257 का फिगर है उसमें वो 863 शामिल है। अगर वो 863 इसमें शामिल है तो इसका मतलब ये हुआ कि करीबन 1200 टेस्ट रोज़ के कम हो चुके हैं एक ही दिन के अंदर। यानी लॉकडाउन करने के बाद टेस्ट बढ़ना चाहिए था, टेस्ट कम हुए हैं। तो ये पहला फेल्यूर हमें लगता है पालक मंत्री ने यहाँ पर लॉकडाउन लगाकर पहला फेल्योर किया। जो लोग टेस्ट सेंटर तक नहीं आ रहे हैं या जिनकी टेस्टिंग नहीं हो रही है, वो लोगों की बीमारी स्प्रेड हो रही है कम्युनिटी में। या तो घर में कैद हैं तो अपने पूरे फैमिली को स्प्रेड कर रहे हैं, और अगर वो मोहल्ले में कैद हैं तो पूरे मोहल्लों में स्प्रेड कर रहे हैं। दूसरा एक ऑब्जर्वेशन ये है कि टेस्टिंग सेंटर के ऊपर जो भीड़ हो रही है वहाँ कोई नज़्म नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग का।
प्रशासन सबको बोल रहा है त्रिसूत्री का इस्तेमाल करो, मास्क यूज़ करो, सैनिटाइज़र करो और डिस्टेंस रखो। ये तीनों भी कानूनों का उल्लंघन प्रशासन के 15 की 15 टेस्टिंग सेंटर पे हो रहा है। वहाँ इतनी भीड़ हो रही है और वो भीड़ में आप देखो जितने रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें 25% पॉजिटिव पेशेंट है। इसका मतलब टेस्टिंग की जगह पे जितने लोग टेस्ट करने को आए हैं वो डाउटफुल हैं, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं है। लेकिन जब वो डाउटफुल की लाइन में लगते हैं तो उनके ही आगे और पीछे खड़ा हुआ आदमी में से कोई ना कोई शख्स पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि हर 4 आदमी के पीछे एक आदमी पॉजिटिव है एज पर टेस्ट रिकॉर्ड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो पॉजिटिव है ये टेस्ट कराते वक्त उसको इन्फ्लुएंस करेगा भी, तो तब टेस्ट में नहीं आएगा। लेकिन 8 दिन बाद जो आज नेगेटिव आया, इम्कान है कि वो भी 75% में के कई लोग इनके इन्फ्लुएंस में आजू बाजू खड़े रहने से, उनके लाइन में खड़े रहने से पॉजिटिव आ सकते हैं। तो ये सिस्टम भी फेल्योर है। हमने जो कहा था कि डोर टू डोर टेस्टिंग होनी चाहिए, जोन वाइज लॉकडाउन करो और जोन वाइज टेस्टिंग करो और फिर वो जोन को ओपन करो। और जितने लोग ये आएंगे, एक तो उनको होम आइसोलेशन के गाइडलाइन होते हैं, वो घर में इंस्पेक्शन होना चाहिए, वाकई वो घर में अटैच लैट्रिन बाथरूम का कोई रूम है तो ही उनको होम आइसोलेशन की फैसिलिटी दी जा सकती है। अदरवाइज अगर वही बाथरूम वही फैमिली यूज़ कर रही है तो बहुत बड़े चांसेस होते हैं टॉयलेट यूज़ करने से पूरे फैमिली को कोरोना स्प्रेड होने के। तो फिर ये होम आइसोलेशन से फेक एफिडेविट पे फॉर्म भर के वो अलाउ कर रहे हैं, कोई इंस्पेक्शन नहीं हो रहा है, ये भी स्प्रेड करने का एक बड़ा खतरा है। ऐसे कई टेक्निकल चीज़ें हैं जो कमियों को दूर करने की बजाय, स्टाफ बढ़ाने की बजाय, टेस्टिंग सेंटर के ऊपर टोकन सिस्टम बनना चाहिए। कोई एक दूसरे के बाजू नहीं बैठते हुए 3-3 फीट का, तो भी कम से कम 1-1 मीटर का फासला रखने का, बैठने का नज़्म होना चाहिए। जिसका टोकन नंबर आएगा वही विंडो पे आके टेस्ट करेगा। टेस्ट करने वाले लोग सादा मास्क यूज़ कर रहे हैं, ग्लोव यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कोई पीपीई किट नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है और नज़दीक आकर उनको सैंपल लेना पड़ता है। तो वो भी लोगों का मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंस में आने का खतरा बढ़ता है। तो ये क्यों नहीं कर रहे, इधर ध्यान देना चाहिए। पालक मंत्री को ये सारी चीज़ें करवाना चाहिए। और दूसरा बड़ा काम, जब पॉजिटिव बढ़ रहे हैं कम्युनिटी लेवल के ऊपर, हमको लग रहा है कि 25% टेस्टिंग के रिपोर्ट जब पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि ये कम्युनिटी में एंटर हो रहा है। और जब इतना बड़ा खतरा होता है तो उतने पेशेंट के लिए उतने आपको आइसोलेशन सेंटर लगते हैं, उतने आपको ऑक्सीजन बेड लगते हैं और उतने ही आपको आईसीयू बेड लगते हैं। आज माननीय जिलाधिकारी साहब का आज का ही एक पोस्ट है कि कल का पोस्ट भी है, आज भी है, कि उन्होंने कह रहे हैं कि बेड की तादाद बहुत अवेलेबल है। कहाँ पर है और कौन से बेड की है? उन बेड की है जहाँ पर O2 और आईसीयू फैसिलिटी नहीं है। मुझे ये कहना है कि प्रशासन की तरफ से जो बेड की जो हेल्पलाइन दी गई, मैंने खुद उसको पोस्ट किया, मुझे लोगों के फ़ोन आए कि उन्होंने कहा सर आपने दिए हुए एक भी प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड नहीं है, और कहीं अगर गलती से सरकारी दवाखानों में बेड है तो वो खुला बोल रहे आईसीयू बेड नहीं है। यानी जिनको क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी है उन लोगों को बचाने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि आईसीयू बेड होना चाहिए। आईसीयू बेड बनने के लिए वहाँ पे या तो वेंटिलेटर रहेगा या बाईपैप रहेगा, लेकिन ये दोनों फैसिलिटी की तादाद पूरे ज़िले में, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि नांदेड़ ज़िले में 16 तालुके हैं और 16 तालुक के अंदर भी उप जिला रुग्णालय होते हैं, और वो जो उप जिला रुग्णालय हैं उनको मिलाकर नांदेड़ ज़िले में कुल प्रशासन के पास में 90 से 100 खाली वेंटिलेटर हैं। यानी वो वेंटिलेटर के आईसीयू बेड हैं जो 90 से 100 की तादाद में। और आज प्रशासन बता रहा है, आज के रिपोर्ट में 107 अति गंभीर रुग्ण हैं। और ये जो लोगों की डेथ रेट बढ़ रहा है, धीरे धीरे जो मौतें बढ़ रही, ये वो लोग हैं जिनका टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद डेथ हुई है। लेकिन ऐसी कई डेथ आपके हमारे नज़रों में है जिन लोगों का कोविड का टेस्ट नहीं हुआ था, सडन उनकी तबीयत खराब हो गई, सांस में तकलीफ हो गई और उनको इलाज की कोशिश की गई और जिनके डेथ हो गए बिना टेस्ट के, वो मौतें भी इन्फ्लुएंस बाय कोविड हो सकती है। लेकिन प्रशासन के लेवल पर इन चीज़ों पे काम करना ज़रूरी है। हम ये कह रहे थे पहले से कि हमने कभी भी कोरोना और टेस्टिंग के प्रशासन के काम को हमने कभी इनकार नहीं किया। हम तो कह रहे करो, लेकिन जो आप कर रहे हो ये कम कर रहे हो। आपको मेडिकल फैसिलिटी के अंदर, बेड फैसिलिटी के अंदर, टेस्टिंग के अंदर एक फार्मूला त्रिसूत्री का कलेक्टर साहब और पालक मंत्री दे रहे हैं। एक फार्मूला हमने भी दिया है T4 का, और पहली उसमें T4 में था, पहला है कि आप सबसे पहले ट्रेस करो कि कहाँ पर पॉसिबल पेशेंट हो सकते हैं, उनको ट्रेस करो, फिर उनको टेस्ट करो।
टेस्ट करने के बाद उनका ट्रैकिंग क्या है, यानी उनका कौन कौन है जो आइसोलेशन सेंटर में, कौन अस्पतालों में और कौन है जो घरों पे होम आइसोलेशन में, वो घरों पे है कि नहीं, उसका ट्रैकिंग भी होना ज़रूरी है। उसके लिए भी टीम और कुछ लोगों को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एम्प्लॉय करना चाहिए था, नहीं किया गया। और चौथा होता है ट्रीटमेंट करो। तो ये 4 टी के तरफ ध्यान और ताकत डालने की बजाय पालक मंत्री और सरकार ने, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने नांदेड़ को प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। ऑल इंडिया के टॉप 10 कोरोना पेशेंट के डिस्ट्रिक्ट में नांदेड़ का शुमालियत है। तो फिर यहाँ हेल्थ फैसिलिटी, हॉस्पिटल फैसिलिटी, टेस्टिंग के ये सारी चीज़ों के ऊपर ताकत देने के बजाय लोगों को घरों में कैद करने का एक जालिमाना डिसीजन यहाँ पे लिया गया है। व्यापारी जो है, जो पिछली बार मदद करने वालों में थे प्रशासन को, आज व्यापारी परेशान है। आज व्यापारी, नांदेड़ के व्यापारियों के बारे में ठीक है, ये संगठन के तौर पे क्यों सामने नहीं आ रहे, ये बड़ा सवाल हमको कई लोग पूछ रहे हैं। लेकिन जो इंडिविजुअली तौर पे हमारे दोस्त अहबाब है सब समाज के अंदर और मुख्तलिफ पार्टियों की सोच फिक्र से जुड़े हुए व्यापारी हमको इंडिविजुअली फ़ोन करके बोल रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसके ऊपर ज़रा करो, हमारा मार्केट खुलाओ, हमको कुछ वक्त के लिए तो भी 5 बजे तक तो भी हमको दुकान खोलने की परमिशन दो, हमारे इंस्टॉलमेंट, बैंक के सीसी के कर्जे, लोन, ये सब पेंडिंग है। और जब ये हमको बोल रहे हैं, हमने उनको कहा भी हाँ हम तो लड़ रहे हैं, हम तो जो हक बात है कर रहे हैं, लेकिन मैं विनती करता हूँ जितने भी व्यापारी संगठन है कि आप सामने आइए, आप साथ में आइए, हम आपकी सपोर्ट में हैं। आपकी न्यायिक बात जो कानूनन आपका हक है वो आपको मांगने से परहेज नहीं करना चाहिए। आपको अपनी बात जमहूरी दायरे में, लोकशाही तरीके में रखनी चाहिए। इसलिए आज मैं यहाँ पर इस वीडियो के ज़रिए आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप भी एहतियात ज़रूर कीजिए, टेस्टिंग करवा लीजिए। बीमारी कोई भी हो, अगर बुखार आया है तो टेस्टिंग करना ज़रूरी है, चाहे वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो, लेकिन टेस्टिंग से घबराइए मत, क्योंकि ज़्यादातर लोग वो दिख रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने के बाद वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल में पहुंचने तक उन लोगों के बचने के इम्कानात कम हैं। प्रशासन के पास में भी और प्राइवेट हॉस्पिटल कुल मिलाकर भी कोई आईसीयू बेड अवेलेबल आज की तारीख में भी नहीं है जो तादाद में रहने चाहिए। आज सुबह से मैंने तकरीबन 8 हॉस्पिटल पे फ़ोन किए थे आईसीयू बेड के लिए, लेकिन 8 की 8 जगह पे बोला गया कि हमारे पास में ऑलरेडी वेटिंग चल रहा है, ओवर फ्लडेड पेशेंट है, आईसीयू बेड नहीं है, इवन O2 का बेड भी नहीं मिला मुझे। और मैं ये आपको फैक्ट जो है सामने इसलिए ला रहा हूँ ताकि आप इन सारी चीज़ों का अवेयरनेस भी करें। और हमको, पालक मंत्री साहब को भी मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल हमको राजनीति नहीं करनी है। आप गलत फहमी में गलत प्रचार मत कीजिए। हम हक की बात पहले भी करते आए हैं। हम 20 साल से यहाँ पर लोगों की बाजू रखने का काम कर रहे हैं। आप इसको निगेटिव लेने के बजाय आप एक जंबो कोविड हॉस्पिटल का इमरजेंसी फंड आप मंजूर कराइए। टेम्पररीली आप कोई भी बड़े कॉलेजेस जो हैं उन कॉलेजेस के अंदर ये जंबो हॉस्पिटल के पेशेंट एडमिट कराइए और वहीं पर दूसरी तरफ आप एक नई बिल्डिंग खड़ी करके एक परमानेंट जंबो हॉस्पिटल नांदेड़ के लिए मंजूर कराइए। नांदेड़ पूरे मराठवाड़ा का ही नहीं तो आंध्रा तेलंगाना से भी पेशेंट आते हैं, कर्नाटका के पेशेंट आते हैं, विदर्भा के पेशेंट नांदेड़ में आते हैं। मेडिकली बहुत बड़ा नांदेड़ सेंटर पॉइंट है। यहाँ अगर 1000 बेड का आप अगर जंबो हॉस्पिटल खुलाएंगे, आज कोरोना के लिए काम